कि आपका जो कदम है काले धन को, और इस देश में बरसों बरस से हम लोग भी चिंतित और दुखी रहते हैं कि काला धन बंद होना चाहिए। काला धन का जो है धंधा टूटना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपने भीतर के काले धन के ऊपर हाथ डाला है, बाहर के काले धन पर मुझे नहीं लगता है कि आप आज नहीं और 10 साल बाद भी इस पर कुछ कर पाएंगे। हालात ये है, बहुत से मेरे मित्रों ने सारी बातें कही हैं, गलियां सूनी हैं, सड़कें बंद हैं, दुकानों में ग्राहक नहीं है, कई जगह बंद हैं। रामगोपाल जी आओ इधर, मजा इधर आएगा ना। राजाओं को थोड़ा सा कहीं मजा है, कहीं सजा है। ईमानदारी सामने लाए। गलियां सूनी हैं, रास्ते बंद हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, कई बाजार बंद हैं, सराफे में सोना बिक चुका है और सारा सराफे वाले ताला बंद करके घर बैठे। मैं मानता हूं कि सरकार ने ऐसा काम किया कि जैसे कोई राजधानी ट्रेन से चलती ट्रेन से कूद पड़े, ऐसा आपने काम किया है। पूरा देश आपने लाइन में लगा दिया। किसको लाइन में लगाया आपने? जो ईमान वाले लोग, जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौलत बनाते हैं, उनको आपने लाइन पे खड़ा कर दिया। जो माँ बहन बेटियां, सदियों से हमारी रीत है, रिवाज है, हमारी तहजीब और तमद्दुन है। घर में माँ और बहन और बेटियां हैं, वही संवेदना से भरी हुई होती है, और वही घर की किसी संकट के लिए अपनी पुटिया में, खुटिया में, कोठी में बिगर घर के किसी आदमी को बताए हुए जमा करती है। और ये ऐसा रिवाज है कि कई बार पूरे परिवार को संकट से निकाल लेता है। याद रखना, कोई रिवाज और जो आप अर्थतंत्र कहते हैं, हिंदुस्तान का और यूरोप के अर्थतंत्र में बहुत अंतर है। ये जो हमारा आर्थिक तंत्र है, उसकी जो बुनियाद है, उसमें एक बहुत बड़ा हमारी माँ बहन बेटियों का हिस्सा होता है। उन्हें भी आपने, जो बिल्कुल लाचार, बेबस और बूढ़ी है, उसको भी लाइन में खड़ा किया। विकलांग है, उसको भी खड़ा किया। पेंशन तो बूढ़े लोग होते, दया जी ठीक कह रही। और आपने लाइन में आपने इतना सम्यक सोचा है, इतना न्याय संगत तरीके से किया है कि सब एक साथ खड़े हो जाओ। आप जो है वो आज ही 60,000 करोड़ रुपया, ये जो एनपीए वाले लोग हैं, उसमें 1200 करोड़ रुपया तो अकेले बलैया का आज डिस्कशन भी चल रहा है। देखिए क्या है हमारा देश, और बाहर की या भीतर की जो हमारी ये जो हमारा अर्थतंत्र है, आर्थिक जगत है, उसकी विडंबना देखिए। 8 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपया एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने 60,000 आज ही क्या यानी विडंबना है कि एक तरफ पूरा देश और गरीब और किसान और मजदूर लाइन में लगा है, और आपने 60,000 करोड़ रुपया है टोटल, और 1200 अकेले
पूरी पक्की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं जब मैं घर गया था तो मुझे घर बताया। ठीक बात। आपने पूरा का पूरा भारत जो है वो कई दिन के लिए बंद कर दिया। क्या क्या हालत है। ये राम गोपाल जी जो व्यथा बता रहे थे, बोल रहे थे, ऐसी हालत है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मित्रों जरा गांव चले जाओ, वैसे ही चले जाओ, अपने कस्बे में चले जाओ, जरा देख के आओ। नहीं, मार नहीं खाएंगे। यदि ये देश मारने वाला होता तो ये काम नहीं होता, तब तो अभी तक हो गया होता। और ये भी जान लेना कि ये लाइन में लगे हुए लोग क्यों नहीं बगावत कर रहे, इसलिए कि उनके पास जीवन भर की पूंजी है। यदि वो पैसा नहीं होता, वो पूंजी नहीं होती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संभाले नहीं संभलता देश। जब उनके पास जिंदगी भर की पूंजी है तो लाइन के बाहर निकलते हैं, यदि कोई गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा उनकी जीवन भर का पूरा संपत्ति गड़बड़ा जाएगा। 25,000 जो ट्रक है, नहीं 25 लाख, 25 लाख ट्रक जो है वो खड़ा है। और जब ट्रक चलता है तो ड्राइवर को ढाबे पे खाना खाना पड़ता है। पुलिस वाला है ये देश जो है। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यानी ढाबे से लेकर के पुलिस से लेकर के तमाम तरह की उसको फुटकर पैसा चाहिए, फुटकर पैसा चाहिए। अरे शरद जी, फुटकर पैसा चाहिए, चिल्लर सबके पास चाहिए। तो ट्रक बंद है, सब्जी मंडी सूनी है, सब्जी खेत में, आलू का भी इन्होंने बताया, खेत में जितनी देश की पूरी तरह की सब्जी है, टमाटर से लेकर के आलू से आपके मूली से लेकर के जो भाजियां हैं, वो सब की सब या तो खेत में सड़ रही है या मंडी में सड़ रही है। ये सराफा आप चांदनी चौक चले जाइए। चांदनी चौक जिन्होंने आपने बिठाला, इस पार्टी को बनाने में भी किसी का सबसे पहले हाथ था तो वो दिल्ली के लोगों का था। ये चांदनी चौक आपका सबसे बड़ा ठिकाना था। जरा घूम के चले आओ, जो चुना हुआ आदमी जरा जाके चले आओ। मैं कल उधर था, क्या हालत है। और आप तो अरुण जी उसी इलाके में रहे हैं, क्या हालत है। कहते हैं आपकी 30 दिन का दुख और 30 दिन का तकलीफ होगी। 50 दिन के लिए, 50 दिन के लिए पीएम मांग रहे हैं। 50 दिन भूख पेट जो है वो वेट नहीं करेगा। हाँ, कोई थोड़ी बहुत हैसियत वाला लोग, हमारे जैसे लोग कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है, दिहाड़ी है, वो 50 दिन तक उसका पेट जो है वो धीरज नहीं रखाएगा, वो पेशेंस नहीं रख सकता, वो ठहर नहीं सकता। सारा चांदनी चौक से लेकर के कबूतर उड़ रहे हैं, और कबूतर लोगों को मैं कई जगह जानता हूं, कबूतर वाले ठिकाने जो है वहां अनाज डाल नहीं पा रहे, यानी कबूतरों को, पक्षियों को भी दाना नहीं है, वो भी भूखे घूम रहे हैं। अरे भाई, कैसा आपने तमाशा किया। पशु पक्षी सब, चिड़िया सब, पशु पक्षी चिड़िया आदमी सब मार डाले। हाँ, या देखो, या ना कबूतर तो सबसे ज्यादा बेचारा, ये हालत है। और आपने मतलब पूरी एक चलती हुई ट्रेन से पूरे देश को ढकेल दिया, ये हालत है। और एक बात कहूं उपाध्याय जी, पूरे देश भर में छा गए हैं जो काला धन बनाने वाले, वो पूरी तरह से उनकी 10 उंगलियां घी में पड़ गई। मैं अभी कहता हूं, यदि कोई यहां पैसे वाला है तो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास आओ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इधर उधर घूम रहे हैं।
हाँ, 1000 के 800 रुपए भी दे रहे हैं, 700 रुपए भी दे रहे हैं। 300, बम्बई में 300, वो 300, बॉम्बे में 300 मिल रहा। यानी बैंक में लोग खड़े हो गए हैं। जो दिहाड़ी है, धन जन वाला है, उसके लिए बैंक पर आदमी खड़े हो गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब आदमी जो है, आप हकीकत में अरुण जी, जिंदगी में मैंने बैंक में कभी खाता ही नहीं खुलवाया है। यहाँ मेरा खाता मधुलू में, स्वर्गीय मधुलू मैंने खुलवाया था, इंतजाम किया था कि मेरा सब टीए डीए वगैरह अपने आप जाता है। मैंने ही नहीं खुलाया, मैं ही बैंक का हैबिट नहीं, मेरी आदत में नहीं है। तो देश के लगभग 60-70% लोग, 50% कह रहे हैं, 60-70% लोगों की आदत में है। ये नहीं है ये बैंक है ही नहीं। हमारा सारा का सारा धंधा, सारा का सारा व्यापार कैश पे चलता है, नगद पर चलता है, हुंडी पे चलता है। और आपने जो काम किया है, यदि आपके इस बंदी से, क्योंकि जिस दिन बंद हुआ था तो हमको भी लगा था कि बहुत अच्छा है, कुछ हो जाएगा, लेकिन जो हालात बने हैं चारों तरफ, तो चारों तरफ जो है वो, इसके चलते जितने कई तरह के दलाल, उनका रोजगार इतना बढ़ गया है कि वो बैंक के, गांव के इलाके में कहां बैंक है, दूर दराज। एटीएम जो है वो नाम ही नहीं जानते। अब छोटे छोटे लोग हैं, आप कहते हैं ये 500 और 1000 का नोट काले धन को बताता है। भाई आप खुद कह रहे 85% जो करेंसी है, उसका जो लेन देन है वो 85% 500 और 1000 के नोट में है। इसका क्या मतलब है? मैं मानता हूं कि 85% लोग इन दोनों नोटों का व्यापार इस्तेमाल कर रहे थे, इसका इस्तेमाल हो रहा था। और आपने चारों तरफ जो है वो ऐसा धंधा खोल दिया है कि काला धन नहीं, इससे ज्यादा काला धन पैदा कर लेंगे लोग। और वो जो सच्ची और ठीक कमाई है, मेहनत की कमाई है, उस मेहनत की कमाई से ये काला धन जनरेट होगा। तो ये बैंक वाले यहां दिल्ली में, यहीं आपके इलाके में जो बैंक है, उसकी कुवत और ताकत नहीं है कि जो आपने फैसला किया उसका जवाब दे सके। तो हालत तो ऐसे है कि पूरे देश में आज सारा देश लाइन में है, और वो लोग लाइन में हैं जो ईमान से पैसा कमाए। आज ईमान को आपने लाइन में खड़ा कर दिया, बेईमान चैन से हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो नींद की गोली खा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कई दिन से लोग लाइन में खड़े होकर के भूखे और प्यासे खड़े हैं। ये जो आपने किया है, तो सरकार आपकी है, विश्वास आपके ऊपर है। ये जो पूरी तरह से पूरे देश में जो अव्यवस्था फैली हुई है, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसान के घर अनाज आया हुआ है। अभी रामगोपाल जी बता रहे थे 1000 रुपया। पूरे देश भर में इस समय धान की जो बची हुई धान थी, पहले 1500 रुपये मिल गया, अब बची हुई धान जो है वो 1000 रुपये में करेगी, 900 में, 800 में चली गई, 800 में चली गई। आज 800 में, ये 800 में हो गई, 250, ये हालत है। 250 जा रही है, जाएगी कर। और एक बात जान लीजिए कि पहले भी बिका और बाद में बिका। वो नोट में खरीदारी जो किसान है, वो कोई चेक में नहीं लेके आता है, वो नगद में लेके आता है। और वो जो नगद में लेके आता है, तो उसको नगद के बाद, अभी इसके बाद यानी अगले मौसम की फसल को लिए सब जगह से बैठ जा रहे हैं। अगली फसल के लिए लोग खेत बना रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, खेत में तैयारी कर रहे हैं। उन्हें खाद चाहिए, बीज चाहिए, हर तरह का बीज जो है वो गोदामों में भरा हुआ है। वो बीज वाला कैश मांग रहा है,
क्या इंतजाम कर रहे हैं आप किसान के लिए? और सब लोगों के लिए आपने इंतजाम किया, किसानों के लिए आपने क्या काम किया? कैसे उनकी जिंदगी, वो तो कैश में उनका पूरा काम होता है, उनका सारा ट्रांजेक्शन कैश में होता है। उनके पास पहले धान बिकी थी वो 1500 रुपये बिक गई, वो कैसे उनके पास, और अब जो फसल बिकी है वो 800 रुपये में 700 रुपये बिक रही। ये कैश जो है उसके बाद अगली फसल के लिए, अभी तो मर गया वो। वैसे ही हिंदुस्तान के किसान की हालत जो है, आत्महत्या का दौर चल रहा है। आपके लाइन में लगने से लोग कितने मरे हैं वो अखबारों में आ जाता है 25-30, लेकिन लोग ज्यादा मरे। उस किसान के लिए अगली फसल के लिए क्या आपने क्या इंतजाम किया? क्या उसको सहायता दे रहे हैं? क्या उसको राहत दे रहे हैं? ये आज जो डिबेट हो रही, जो उसका मकसद ये भी है कि आपने अपने आप, मुझे नहीं लगता कि अरुण जेटली जी को पता है ये नोटबंदी का, इनको बताया था कि नहीं बताया था? यदि इनको पता होता तो जरूर ये हमारे मित्र हमको बताते, हम तो पैसे से वाले हमको जरूर बताते ये। अब इनने हमको तो बताया नहीं, अब पता चला कि ये मिली भगत हो सकती है। तो ये जो है ये कहाँ, यानी किस कोने में किस जगह खुसर पुसर करके ये फैसला हो गया पता नहीं चलता। अब आपसे पूछा कि नहीं पूछा? एनडीए के कन्वीनर थे, हम अंदर की सब चीज जानते हैं। अब पूछा कि नहीं पूछा? और आपने बहुत से उपाय एक के बाद एक, कभी 2000 का 2400 कर रहे, कहीं 2024 को बढ़ा रहे, 2000 को 20,000 को बढ़ा रहे। ये सब काला आपने पूरा चुनाव कर दिया है। अरे आपने तो है ना, आदमी दिक्कत और तकलीफ में खड़ा हुआ, अब उसके हाथ भी आप रंग रहे हो। अरे क्या बिगड़ रहा है जी, दूसरी बार भी ले जाए, वो तो क्या ले जाएगा? भलैया 1200 करोड़ रुपए आपने दे दिया, अभी आज ही 1200 करोड़ ले गया और भाग भी गया वो। और 4000 वाले आदमी को स्याही अंगुली, अरे आप स्याही लगा रहे हो या ना चूना लगा रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई? और किसान, एक बात जान लीजिए अरुण जी, हिंदुस्तान का किसान बहुत दिक्कत और तकलीफ में पहले ही है, और इस काम के चलते उसकी ऐसी हालत खराब हुई है कि बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा। यानी पहले ही मनरेगा के चलते मजदूर नहीं मिल रहे थे, अब इससे और चलते बुरी हालत हो गई। तो इस किसान के लिए कोई राहत और कोई रास्ता, ये बहस क्यों हो रही है? ये किसान के लिए क्या रास्ता बने? अभी अखिलेश ने एक रास्ता बनाया है। मैं मानता हूं कि सारे चीफ मिनिस्टर को तत्काल बुलाइए आप। आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कुछ राहत दी है, तत्काल आप बुलाइए, कल बुलाइए, परसों बुलाइए। हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के हाथ आज खाली हैं, खाली नहीं है। कल उसका भविष्य चौपट होने वाला, उसके खेत में फसल नहीं बनने वाली है। यदि थोड़ा सा भी मैं किसान हूं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन पीछे यदि मान लो अनाज डाला गया तो वो फसल मारी जाएगी। ये बेहतर और सबसे बढ़िया समय है फसल बनाने का। आप किसान के मामले में बुलाइए। यदि उनको नहीं बुलाया आपने तो आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को लोग कोई माफ नहीं करेंगे। ये सदन है, आपने तो कर दिया, लेकिन सदन का भी जिम्मेदारी है। और इसमें जो लीकेज हुआ, ये जो बैंक में ज्यादा पैसा आया है, उसके लिए आपने कहा है कि ये बोनस वगैरह आपने जो पढ़ाई तनख्वाह उससे आया है। हाँ, जवाब देते समय अभी लोग और बोलेंगे, खास करके आर्थिक मामलों के यहाँ बहुत विशेषज्ञ रहते हैं, वो जरूर इसमें आपकी और उनकी बात में मेल हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अभी सब लोग कह रहे हैं कलकत्ता में जमा हुए, कहीं कुछ हुए, कहीं लीकेज। गुजरात में कहते महीना 1.5 महीने पहले आनंद मिश्रा बोल रहे थे, आनंद शर्मा बोल रहे थे। तो ये जो
और गोपनीय इसको रखना था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें लीकेज का पूरे देश भर में अफवाह है। लोग कह रहे हैं ये जो पटेल है, इसका क्या नाम है, उर्जित, अजीब अजीब नाम है, पुराने अच्छे नाम थे उनको बना रहे हैं उर्जित। भाई ये उर्जित का दस्तखत जो है वो पहली बार इस पे है, ये तो 2 महीने पहले आया है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 6 महीने पहले चुपचाप ये काम कर लिया है। हम 6 महीने से लगे थे, अकेले लगे थे, आपको साथ लेके लगे थे, या ये नया गवर्नर है या रघुराम राजन है, किसके किसके साथ लगे थे? रघुराम के दस्तखत नहीं है, रघुराम के दस्तखत नहीं है? मगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना। आप पटेल है तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है। इनका पटेल जाग गया, देखो यानी ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर। शिकायत क्यों है प्रफुल्ल जी? ये ना शिकायत नहीं, इनकी खुशी पे मैं मजा ले रहा हूँ, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ कि ये पहले पटेल, नहीं पहले आप पटेल नहीं थे, अब बने हैं पटेल, कुछ दिन से बन गए। हम लोग आजू बाजू के रहने वाले, हम जानते हैं ना। तो ये जो लीक है, हो सकता है ये लीक नहीं हुआ हो, मैं मानता हूं कि लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन ये लीक हुआ क्योंकि उसमें आप नहीं थे, उस खुसर पुसर में आप नहीं थे, ये पक्की ऐसी लगता मुझको, यानी अनुमान से। तो ये जो लीक हुआ है, नोट छप गया है ये नोट सोशल मीडिया पे। हाँ, ये कह रहे हैं कि नोट पहले छप गया, पहले मतलब दिखा दिया किसी ने, दिया इनके अध्यक्ष ने, इनके अध्यक्ष ने पंजाब। अब उसको निकालो या उसका खंडन करो, ये गजब बात है भाई, इसको निकालो। तो वो क्यों नहीं बताया आपको? हैं? वो क्यों नहीं बताया? ये तो नहीं बताया अरुण जेटली जी, वो तो बता देता। वो तो दुनिया को बता दिया, वो तो ईमानदार आदमी है, वो आपको बता दिया, ये आनंद शर्मा को बता दिया, 5 को, और आपको तो आपने कल ही मुझे बताया था गुलाम नबी जी ने। बात यह है कि लीकेज का क्या इलाज करोगे? बहन माता मायावती जी जो कह चुकी जेपीसी, मैं कहता हूं कि जांच हो जाए, और यदि जेपीसी है, ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, राजनीतिक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेपीसी बनाइए, लेकिन जांच में हम जैसे किसी आदमी को रखिए, क्योंकि हम बहुत फकीर आदमी हैं और ईमान के साथ हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं। हम अपना खेत बेच देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो हमको उसमें कहीं जरूर रखिए, ईमान के साथ समझ लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी तो ईमानदारी से हम काम करेंगे, और यदि गड़बड़ हुई तो कोई आदमी बच के नहीं निकलेगा, तो हमको उसमें जरूर रखिए। हवाला में सबको फंसा दिया। हाँ ना, हवाला जान लिए, सारी दुनिया कह दिया हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने कहा कि हमने लिया, रिजर्व कर ले 5 लाख ये तो रिजाइन चिमन भाई पटेल के, रिजाइन कर गया, और रिजाइन भी कर दिया हमने कि हम जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक सदन में नहीं आएंगे। नहीं, हम मंत्री बनाने वाले थे। हाँ, मंत्री देवगौड़ा के टाइम पे। खड़े होकर बोलो। खड़े होके, अरे सर ये बात मैं सबूत देता हूँ, हम लोग सब स्टीयरिंग कमेटी यूनाइटेड फ्रंट के इनको मंत्री बनाने वाले, और इन्होंने कह दिया कि भाई हवाला में मैं कबूल कर लिया, तो हमने कहा कि कबूल कर लिए तो मंत्री नहीं बन सकते हो, तो अब इनको मंत्री बनने का मौका भी ये खो बैठे। सबूत में सुलह कैसे हो गया? वो खो बैठे उस समय। सबूत में सुलह कैसे हो गया? अब बताइए, हमारे ईमान का तो बिल्कुल एकदम 100% टेस्टेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको अरुण जी रखिए, कहीं ना कहीं ये लीकेज में है? आपकी बहस तो मैंने, हाँ, आप वकील थे मेरे और इन्हीं की दया से हम यहाँ खड़े, नहीं तो जेल ही चले जाते। तो ये मैं कह रहा हूँ, उन्हीं की सरकार में आप मंत्री बने थे, हैं? उन्हीं की सरकार में भी तो आप मंत्री बने, इसलिए तो हम सब चीज जानते हैं, इसलिए जानते हैं भाई, हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि हम सबके साथ रहे,
एनडीए में भी रहे और यूनाइटेड फ्रंट में भी है, सीताराम येचुरी के साथ। इसलिए हम दो बार आपके कहने से भारत बंद करा दिए थे, हमारी यादी दोस्ती यारी के चलते। इस बार आपने खुद ही भारत बंद करा दिया, वो भारत बंद करके पूरा भारत लाइन में खड़ा कर दिया। शरद जी कितना समय लेंगे? अभी लेंगे भाई जो समय मेरा कहने का आपको खुद मजा आ रहा है, लेकिन इन्हें खुद मजा आ रहा है, वो जानते हैं बहुत दिक्कत में है ये जिन जगह से आए हुए आगे लोग बहुत दिक्कत में है कि नहीं है? नहीं, आज शादी में जाना है उनको, शादी में और 1.5 करोड़ शादी है अरुण जी, 1.5 करोड़ बेटी की शादी है। हमें जाना है शादी। अरे बैठिए, शादी में जाना, अभी निकलना है मुझे। अच्छा अब निकल लीजिए। लेकिन बहुत बढ़िया बोल चुके आप, बहुत बढ़िया। और कंक्लूड करो जल्दी। हाँ नहीं ठीक है, तो 1.5 करोड़ शादियां हैं, 1.5 करोड़। और उसी शादी में राम गोपाल जा रहे हैं। बेंगलोर वाली नहीं जा रही। बेंगलोर वाले में 500 करोड़ है। और बेंगलोर वाली तो क्या कहने हैं, जितने पुराने हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट हैं, गजब का आदमी है। ऐसा चमाचम, ऐसा जलवादार, और पूरा टीवी बाग है। ये जो डब्बा जो है ना, ये ऐसा दिखा रहा है कि दूसरा शादी करने वाला जो है वो यानी शर्मा नहीं रहा, उसके घर में जो रुपया थे वो ही काम नहीं आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका ये जलवा है कि पूरा डब्बा उसको दिखा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो गरीब गुरबा 1.5 करोड़ शादियां हैं अरुण जी, 1.5 करोड़। बहुत बड़ा मामूली बात नहीं है। ये जो शादियां हैं इनके लिए कुछ राहत करो। लोग जो हैं वो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हम हैं शादी वाली महिला, माँ बहन बेटियां दिक्कत ना हो, हम किसी तरह का कोई भी हाथ नहीं डालेंगे। ये आपने वचन दिया है। आपके अभी जो रैली हुई गाजीपुर में, शादी वालों जिनके यहाँ शादी, और ये जो पस्तरा निकालता है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं किसने कैसा पतरा निकाला कि हमको मतलब है ना दुर्गति पहुंचा दिया। ये पतरा वाले पंडित जी को लोग ढूंढ रहे हैं, उसको मारने तैयार है। कहने तूने कैसा वक्त बताया कि हमारी ये बुरी हालत हो गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जरूर, क्योंकि देश की जनता बहुत गंभीर नहीं, तबाह है, तंग है, यानी लाइन में खड़ी है, बगावत हो जाए वहां, इसलिए कि उनके पास पैसा है। मैंने पूछा, मैं तो पूरे देश भर में घूमते रहता हूं, मैंने भाई चुपचाप ये लाइन में कैसे खड़े? बोले साहब करें क्या, पैसा पास में है, यदि दंगा हो गया तो पैसे चला जाएगा। जेब कतरे पूरे देश भर में फैल गए हैं, यानी हिंदुस्तान में इतना जेब कतरी हो रही है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। लाइन में खड़े हो रहे हैं, यहां खड़े हो रहे हैं, वहां खड़े हो रहे हैं, यहां मारा वहां मारा। आपने काला धन कितना बनेगा, क्या बनेगा, ये बताएंगे। और ये जरूर है कि एनपीए के चलते इनका बैंक डूब रहा था, बैंक डूबने वाला था। आपके इस काम से हो सकता है, अरुण जी बताएंगे कि बैंक की हालत क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी क्या हालत है, इससे कुछ राहत उसको मिली कि नहीं मिली। मैं इतने ही निवेदन करना चाहता हूं कि शादी वाले, किसान और जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, बैंक में आप देखिए, वहां लगाइए, सारे बैंक वालों को कहिए कि वहां दलाल खड़े हो गए। बैंक में लोगों को खाता नहीं है। आपको उपाध्यक्ष जी, जो जनधन है उसके लिए एक्सप्रेस में बहुत पहले छप चुका है, वो झूठा है। बैंक के कर्मचारियों ने अपना पैसा जमा करके बनाया है, वो जाएगा बैंकों में, दूर दराज के इलाकों में, वहां दलाल खड़े होंगे, तेरा पैसा नहीं जमा होगा, 1000 ले जाएगा, 2000 ले जाएगा, कहेंगे उसका पैसा नहीं, तुम्हारा नहीं ले रहा, बैंक वाला भी उनसे मिल जाएगा। और गांव गांव में मतलब यानी इन ठेकेदारों का, इन दलालों का, इन लुटेरों का खेल बन गया। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक को बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा तैयार करिए और पूरे एमपी और एमएलए को जांच के लिए रखिए। नहीं जेपीसी और जेपीसी आप चाह रहे हैं आनंद जी,
तो जेपीसी जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करता हूं। इसका निपटारा किसी जुडिशल किसी जज से मत कराइए। यानी जज है आजकल जो है वो हम बहुत डरते हैं उससे। यानी ऐसा है कि ये जुडिशल इंक्वायरी जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इस सदन में गड़बड़ नहीं हो सकती है। आप जेपीसी बनवाइए, जेपीसी करिए, जेपीसी में बहुमत आपका होगा, बहुमत आपका होगा। ऐसा नहीं कि बहुमत हमारा होगा, लेकिन सच्ची बात उसमें निकल आएगी। वो राजनीतिक हथियार है। इसलिए मेरा कहना है कि देश बहुत दस्ताबंद है। रोड, रास्ते, व्यापार, धंधा, उद्योग, हर तरह की आदमी के जीवन को चलाने वाली जो गाड़ी हो ठप है, रुकी हुई है। आपसे मेरी एक ही कहना है कि बैठिए, तत्काल बैठिए। ये लाइन कम नहीं होने वाली है, बढ़ेगी। मैं इस सदन में कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये लाइन कम नहीं होगी, बढ़ते जाएगी। इसके लिए तत्काल बैठ करके कोई रास्ता बनाइए, कोई रास्ता सीखिए। और नया रास्ता यह है कि किसान को, शादी वाले को और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको सबको कैसे राहत देंगे। जो छोटे उद्योग वाले बंद हो गए उनको राहत कैसे देंगे। बैठ करके तत्काल ये जो मामला आपने बनाया है, जो आपने नोटबंदी की है, इसके चलते जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी। आपने नोटबंदी की, आपने काम किया है। और नोटबंदी के चलते जो गड़बड़ है, जो तंग और तबाह है लोग, बर्बाद है लोग हतभास हैं, उन बदहास लोगों को राहत देने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो कौन लोग मारना चाहते हैं? संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई साजिश है। पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है।